हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित कश्यप आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सीडीपी की श्रृंखला में जो कि सीटेट के लिए चल रही है, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है ना, लॉरेंस कोहलबर्ग। और इससे पहले पियाजे वाइगोत्स्की हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है ना, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है ना, ये कौन है? इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया है बालक की नैतिक दुविधा में, किस में दिया है? बालक की नैतिक दुविधा के ऊपर, मतलब जो बालक दुविधा में रहता है, ठीक है ना, तो उसी के ऊपर आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, लॉरेंस कोहलबर्ग जर्मन मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है। ठीक है, कहाँ के? अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, लेकिन कौन से मूल के? जर्मन मूल के। इन इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। किसका दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है ना, इनका अध्ययन हिंज नामक एक व्यक्ति पर आधारित था, जिसकी पत्नी को एक प्रकार का कैंसर था। क्या था? कैंसर। ठीक है ना, इन्होंने जो अपना अध्ययन किया था वो हिंज नामक व्यक्ति के लिए किया था, और बच्चों के ऊपर। कैसे? आइए थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या हुआ कि हिंज एक बहुत गरीब व्यक्ति था, ठीक है ना, और उसकी बीवी को कैंसर था। तो हुआ क्या कि उसे दवाई की ज़रूरत थी, और वो दवाई सिर्फ एक डॉक्टर के पास थी। ठीक है ना, वहाँ के सिर्फ एक डॉक्टर के पास थी। एक डॉक्टर के पास होने की वजह से वो डॉक्टर उसका फ़ायदा उठा रहा, मतलब बहुत महंगी बेच रहा था, बहुत महंगी बेच रहा था। तो क्या हुआ कि उसने रात में उनका दरवाज़ा तोड़ा और वो दवाई चुरा ली। ठीक है ना, वो दवाई चुरा ली। तो यहीं पर लॉरेंस कोहलबर्ग क्या करते हैं, बच्चों पर इसके बारे में प्रश्न करते हैं। उनका प्रयोग 10 से 16 वर्ष के कुछ बालकों पर आधारित था। ठीक है ना, मतलब उन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों को लिया और पूछा क्या यहाँ पर हिंज सही था। तो अब बताइए, बालक जो था वो नैतिक दुविधा में फंस गया ना, मतलब वो किसको सही बताए? चोरी, मतलब उसने चोरी की है, वो सही है क्या गलत है? लेकिन एक तरफ उसकी वो डॉक्टर भी गलत कर रहा था, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था। तो इसी के ऊपर इनका अध्ययन हुआ है। तो इसीलिए इनका पासवर्ड, लॉरेंस कोहलबर्ग का पासवर्ड है जो वो नैतिक दुविधा, मतलब बालक नैतिक दुविधा में रहेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्या कर इन कहा कि नैतिक विकास सीधी रेखा में ना होकर, बिल्कुल बात, जो नैतिक विकास है वो एक सीधी रेखा में ना होकर नैतिक तर्कणा का परिणाम है। बच्चे में मतलब तर्क करने की क्षमता, मतलब वो कंफ्यूज, मतलब समझ नहीं पाता है। तर्कणा मतलब वो एक डिसीजन नहीं ले पाता है। तो मतलब तर्कणा करता, मतलब क्या चुने, क्या गलत है, क्या सही है। ठीक है ना, इन्होंने कहा नैतिक तर्कणा वह अवस्था होती जब एक व्यक्ति विरोधाभासी विचारों में से किसी एक के चयन के लिए चिंतन करता है। ठीक है ना, अब बालक यहाँ पे चिंतन कर रहे थे ना कि हम किसका सही चयन करें, कौन सही है, यहाँ पे डॉक्टर सही है कि वो हिंज सही है। तो क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि नैतिक तर्कणा वह अवस्था है जब एक व्यक्ति विरोधाभासी विचारों में से किसी एक के चयन के लिए चिंतन करता है। अब देखो यहाँ पे वो चिंतन करने में फंस गया कि हम किसका चयन करें, कौन सा सही है। ठीक है ना, नेक्स्ट, जो नैतिक दुविधा है ना, वो किसका हिस्सा है? नैतिक तर्कणा का। ठीक है ना, जो नैतिक दुविधा है वो भी एक हमारे नैतिक तर्कणा का ही हिस्सा है। नेक्स्ट, कोहलबर्ग ने कहा नैतिक तर्कणा एवं नैतिक विकास, नैतिक कार्यवाही में गहरा संबंध है। ठीक है ना, क्या कहा? जो कोहलबर्ग महोदय ने क्या कहा है कि जो नैतिक तर्कणा एवं नैतिक कार्यवाही में गहरा संबंध है। ठीक है ना, ओके। कोहलबर्ग ने कोहलबर्ग ने अपना यह सिद्धांत 3 चरणों में प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रत्येक चरण में दो दो, मतलब 2 उपचरण भी हैं। ठीक है ना, प्रत्येक चरण में 3 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 2 उपचरण हैं। यह सिद्धांत उनकी प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है ना, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें दिया गया। क्या नाम है पुस्तक का? द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है ना, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, तो उसी में से प्रकाशित किया गया। ठीक है ना,
अब पढ़ते हैं हम लोग नैतिक विकास के चरण। ठीक है, क्या है चरण? पहला चरण है पूर्व नैतिक या पूर्व परंपरावादी या रूढ़िवादी, इसी को तीनों नाम से जानते हैं। कहाँ से? 3 से 10 वर्ष। ठीक है ना। इसके 2 उपचरण क्या हैं? यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता या अहम केंद्रिता। ठीक है ना। दूसरा है दंड एवं आज्ञा पालन। तो यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता या अहम केंद्रिता मतलब इसमें बच्चा स्वयं का स्वार्थी होगा, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। ठीक है ना। तो बच्चा स्वार्थी है। जैसे सारी मिठाई मुझे दे दो, बच्चा क्या कह रहा है? सारी मिठाई मुझे दे दो, मैं ही खाऊंगा, मैं किसी को भी नहीं दूंगा, मतलब स्वार्थी अपने लिए। ठीक है ना। तो वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। सेकंड क्या? दंड एवं आज्ञा पालन मतलब माता पिता का नियंत्रण। कुछ क्या एग्जाम्पल देखिए सर, कुछ मिठाई छोटे भाई को भी दे दो। माता पिता क्या कर रहे हैं? कुछ मिठाई छोटे भाई को भी दे दो। तो क्या है? दंड एवं आज्ञा पालन। इसमें माता पिता का नियंत्रण है, तो उसे दंड का भी है, मतलब कि अगर माता पिता बात नहीं मानेंगे, छोटे भाई नहीं देंगे, तो हमारी डांट या दंड मिल सकता है। तो ठीक क्या है? दंड एवं आज्ञा पालन। ठीक है ना। नेक्स्ट, दूसरी है परंपरावादी। ठीक है ना। परंपरावादी नैतिक रूढ़िवादी। ठीक है, परंपरावादी नैतिक रूढ़िवादी 10 से 13 वर्ष। 10 से 13 वर्ष। इसका नाम क्या है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। ठीक है। इसका सेकंड उपचरण क्या है? कानून एवं व्यवस्था अवस्था। ठीक। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की का मतलब क्या तात्पर्य? अनुकरण करना। ठीक है, प्रशंसा करना। ठीक है ना। प्रशंसा करना, अनुकरण करना, प्रशंसा करना, जैसे किसी की नकल करना। ठीक है ना। जैसे हमारे आपने देखा हो, देखो पापा कहते होंगे जैसे किसी की नौकरी लगी, देख उसकी लगी नौकरी, कहते हैं ना कि देख वो कितना होशियार है, वो देख रात में 2-2 बजे तक पढ़ता है। ठीक है ना। तो वो क्या है? अच्छा लड़का अच्छी, मतलब किसी की, हमारे माता पिता दूसरे के बच्चे से कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, कि देख वो पढ़ाई करता है, शर्मा जी का बेटा देख। ठीक है ना। तो वो क्या है? अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था, मतलब हमारे घर वालों को लगता है कि जो सामने वाला है वो ज़्यादा होशियार हो रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, इसलिए सिलेक्शन। ठीक है ना। तो वही सब है अच्छा लड़का एवं अच्छा लड़की की व्यवस्था अवस्था। नेक्स्ट है कानून एवं व्यवस्था अवस्था। अब क्या हुआ? सपोज करिए जो जो वो शर्मा जी का बेटा जो हमारे पिताजी का बड़ा लाडला था, हमारे पिताजी को लग रहा था कि ये बहुत होशियार है। सपोज दैट कि वही वो पकड़ा गया नकल करते हुए। क्या? नकल करते हुए। अब क्या? अब हम तो जाएंगे बड़ा हाँ हाँ वाह में अपने पिताजी के सामने और कहेंगे देखा था, आप कह रहे थे शर्मा जी का देख लो नकल करते हुए पकड़ गया। तो मतलब बच्चा क्या कहेगा? मैं अपना निर्णय खुद से कर लूँगा। ठीक है ना। खुद से लूँगा, मैं किसी की नकल नहीं करूँ, मतलब वो खुद अपने आप में एक यूनिक है बच्चा, तो वो क्यों किसी की नकल करे? तो वो कह रहा है मैं अपना निर्णय खुद से लूँगा। तो ये हो गई कानून एवं व्यवस्था अवस्था। नेक्स्ट, उत्तर परंपरावादी, उत्तर नैतिक या उत्तर रूढ़िवादी। ठीक। इसके 2 चरण हैं, ये कहाँ से है? 13 से 16 वर्ष। सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिक परोपकार। ठीक है। इसमें क्या होता है? अपना अपना हित देखना। ठीक है ना। जैसे हर व्यक्ति अपना हित देखेगा। तुम अपना टिफिन मुझे दे दो, कल मैं तुम्हें अपना टिफिन दूंगा, मतलब समझ रहे हो ना? अदला बदली, मतलब कोई वो एहसान नहीं हो, मतलब किसी का नैतिक नहीं है, नैतिकता नहीं। वो क्या कर रहा है? एक के बदले एक दे देगा, मतलब वो। ठीक है ना। ये नहीं है कि वो जब तुम दोगे तभी वो देगा। तो इसे क्या कहेंगे? सामाजिक अनुबंधन है, दोनों के बीच एक अनुबंधन है, अनुबंध। ठीक है ना। अनुबंधन है, अनुबंध कह लो आप। तो वो एक दूसरे की अदला बदली हो रही, मतलब जब वो देगा तभी वो अपना टिफिन देगा। ठीक है ना। और ये क्या? सार्वभौमिक परोपकार। जैसे क्लास में कोई बच्चा खाना नहीं लाया तो हम क्या करते हैं? जैसे मैं नहीं खाऊंगा तुम खा लो, जैसे मैं कहता हूँ आप खा लो मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? सार्वभौमिक परोपकार, जैसे बिना अपना कुछ स्वार्थ देखे हुए दूसरे की सहायता कर देना, जैसे खाना खाने में कुछ भी करने में। तो वो क्या है? सार्वभौमिक नैतिकता। ठीक। अब क्लियर हुआ ना आपको? ठीक है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसी जो सिद्धांत है इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। यह सिद्धांत महिलाओं की नैतिकता के विषय में बात नहीं करता। ठीक है ना। अभी आपने देखा था इन्होंने अपने सिद्धांत में
लड़के ही लिए थे, एक भी महिला की बात नहीं की थी, ठीक है ना। यही इनकी आलोचना है, मतलब इनके यही सिद्धांत की यही आलोचना है। यह सिद्धांत सार्वभौमिक है क्योंकि इसमें चरण अलग अलग संस्कृतियों के कारण पड़ने वाले अंतरों का ध्यान दिया गया, यही इसकी आलोचना। जैसे अब मान लीजिए इनका सिद्धांत एक सार्वभौमिक है, सभी के लिए है ना, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग संस्कृति है, तो वहाँ अलग सीखने का तरीका है, ठीक है ना। तो यही इनकी की आलोचना है। यह भी जरूरी नहीं है कि इनके द्वारा बताई गई अवस्थाएं उसी उम्र में ही शुरू हो जाएं। इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे द्वारा बताई गई हुई अवस्थाएं, मतलब जो उन्होंने बताए हैं गुण, उन्हीं अवस्थाओं में शुरू हो जाएं, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यही इनकी ये आलोचनाएं हैं, ठीक है ना। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का टॉपिक आज हमारा क्लियर हुआ, और जो सीटेट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाला है। 1 से 2 क्वेश्चन श्योर हैं, आना है। और आप लोग कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, ठीक है ना। और आपका जो सपोर्ट करना होगा वही हमारे लिए मोटिवेशन होगा, और आप हमारी टीम को अच्छे से फॉलो करें। और हमारे और भी टीचर पढ़ा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जैसे इमरान सर और कुमार सर, मैंग सर, ठीक है ना। तो आप लोग हम सबकी वीडियो देखें, और हम सब लोग आपके हिसाब से पढ़ाएंगे, मतलब सब आपके जो इम्पोर्टेंट होगा, बिना फालतू का नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट होने वाला है वही पढ़ाएंगे, इसलिए आप लोग हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।